बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 16 की तरफ। उसका फ़ोन 2 बार बजकर बंद हो चुका था, जबकि वो गहरी पुरसुकून नींद सो रहा था। रूह बाहर सोफे पे बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी, जबकि उसे पता था कि यारिम का फ़ोन बज रहा है, लेकिन इस वक्त वो यारिम का बिल्कुल सामना नहीं करना चाहती थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई इससे इतनी मोहब्बत करेगा। यारिम सिर्फ कहता नहीं था, बल्कि सच में उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो एक ही रात में मगरूर हो गई थी। फ़ोन दोबारा बज कर बंद हो गया। फ़ोन भी यारिम की गहरी नींद तोड़ने में नाकामयाब रहा था। अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ज़रूर वो बिज़ी होगा या शायद इससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन ढीठ बन के फ़ोन करता ही रहेगा। न जाने कौन है ये, बाहर टीवी देखते मसरूफ़ अंदाज में बोली। बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद यारिम फ़ोन उठा ले, लेकिन उसने तो आज कसम खा रखी थी। फिर मजबूर होकर कमरे में आ गई। यारिम उठे, कब से आपका फ़ोन बज रहा है? वो जो दरवाजे से बोलती हुई आई थी अंदर, यारिम को देखा तो उसके हाथ में फ़ोन था, जो अपने हाथ में उल्टा सीधा घुमा रहा था। अरे आप जाग रहे हैं तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? बेचारा न जाने कब से फ़ोन कर कर के हलकान हुए जा रहा है। मैंने कल इन कमीनों को समझाया भी था कि आज के दिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन इन्हें देखो, मजाल है जो एक भी काम खुद से कर लें। वो फ़ोन को गुस्से से घूरते हुए बोला, हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम हो, आपको बात कर लेनी चाहिए। वो कहते हुए इसके करीब आ गई थी। बिल्कुल भी नहीं, आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब बंदा सुकून से अपनी मैरिज लाइफ भी इंजॉय ना कर सके तो फ़ायदा क्या है इन सब का? जो भी है खुद संभाल लेंगे, इतने लड़ने काके नहीं है। वो मेरी टीम के सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। यारिम ने कहते हुए रूह को अपनी तरफ खींचा था। इसके साथ ही एक बार फिर से इसका फ़ोन बजने लगा। रूह खिलखिलाकर हंसी, लेकिन यारिम जल्दी से फ़ोन काट कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। बहुत हंसी नहीं आ रही तुम्हें? इसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए बोला था। यारिम उठा लीजिए ना फ़ोन, कोई ज़रूरी काम होगा। रूह ने इतने प्यार से कहा कि यारिम का दिल चाहा कि फ़ोन करने वाले की जान निकाल दे। इस वक्त तुमसे ज़रूरी कुछ नहीं है। उसका हाथ अपने होंठों के करीब ले जाते हुए फ़ोन फिर से बजा। इस बार गुस्से से यारिम का चेहरा सुर्ख होने लगा था, जिसका अंदाज़ा रूह ने बासानी लगाया था। कौन मर गया है जो तुम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? यारिम बोला नहीं बल्कि फनकारा था। अभी तक तो कोई नहीं मरा है। अगर तुम कुछ देर में अस्पताल न पहुंचे तो लैला ज़रूर मर जाएगी। फ़ोन से शारिफ की आवाज़ उभरी थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो अभी भी गुस्से में था। रात लैला बहुत डिस्टर्ब थी तुम्हारी निगाह की वजह से। इसने अपने क्लब में ड्रग्स ओवरडोज ले लिया है, जिसकी वजह से इसकी जान खतरे में है। तुमने इसके साथ ठीक नहीं किया यारिम, तुमने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। शारिफ ने दुख से कहा था। मैं आ रहा हूँ, उसने बस इतना कह के फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा था ना कोई ज़रूरी काम होगा, वरना कोई इस तरह से आपको बार बार डिस्टर्ब क्यों करता? आप जाएं फ्रेश हों, तब तक मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ। यारिम ने हाँ में सर हिलाया और उठकर वॉशरूम में चला गया था। वो चेंज करके जाने लगा। आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो अंदर से। उसने रूह को पुकारा तो रूह उसके साथ ही बाहर तक आई। जब यारिम जाते जाते पलटा, एक किस मिल सकती है? वो जो कब से सीरियस शक्ल बनाए हुए था पलट कर बोला तो रूह अचानक ही नर्वस होने लगी थी। नहीं नहीं, आप जाएं ना अपने काम पर। वो कंफ्यूज होकर बोली, तुमने मुझे इनकार किया और तुम चाहती हो मैं ऐसे ही चला जाऊँ? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। शराफत से तुम खुद मुझे किस करने दो, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें शरीफ नहीं लगेगा। हो सकता है मेरा अंदाज भी तुम्हें पसंद ना आया। बिल्कुल इसके करीब खड़ा था वो, जबकि रूह समझ नहीं पाई कि वह धमकी दे रहा है या फरमाइश कर रहा है। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो मुंह बनाकर बोली थी। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और अगर तुमने नहीं चाहती कि मैं मज़ीद बुरा होकर यहीं रुक जाऊँ तो तुम मुझे। इसने अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जबकि वो बुत बनी नज़रें ज़मीन पर गाड़े हुए थी। फ़ाइन। वो एक कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, आप जाएं अपने काम पर। वो उसकी नीयत देखकर फ़ौरन बोली थी। ठीक है फिर। वो उसके करीब झुका। आंखें तो बंद करें, खुद को घूरते पाकर बोली थी। डिम्पल नुमाया हुए, जो हुक्म मेरी जान।
वो आंखें बंद करते हुए बोला और एक बार फिर से इसके करीब झुका था। मरती क्या न करती, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा था और फिर आहिस्ता से अपने कपकपाते हुए होंठों को उसके माथे पर रखा। डिम्पल मजीद गहरे हुए थे। इससे ज़्यादा तुमसे उम्मीद भी नहीं थी। खैर, थैंक यू सो मच। रूह की थोड़ी चूमता मुस्कुराता हुआ निकल गया। रूह ने सुकून का सांस लिया था। वो सीधा हॉस्पिटल आया और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता अस्पताल के उस कमरे में आया जहाँ लैला थी। शारिफ और खिजर पहले से ही यहाँ मौजूद थे। वो तेज़ी से लैला की तरफ आया जो बेड पर बैठी हुई थी। इसने लैला को गर्दन से पकड़ा था और वहीं बेड पर लेटा दिया, जबकि शारिफ और खिजर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े थे। जिन्हें इशारे से रोकता हुआ बोला था, अगर एक भी कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काट के दुबई की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। और तुम्हें बहुत शौक है मरने का। खिजर, मेरा रिवॉल्वर दो, मैं एक ही बार इसकी जान निकालता हूँ। कहा था तुम्हें कि ये सारे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से इसकी गर्दन पर हाथ जमाए हुए पनकार रहा था। डेविल, वो मर जाएगी, शारिफ चिल्लाया था। मेरा सांस बंद हो रहा है, प्लीज़। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की। हाँ, तुम तो मरना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मौत आसान कर रहा हूँ। प्लीज़ छोड़ो मुझे, मेरा सांस। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन गर्दन पर दबाव होने की वजह से नहीं बोल पाई। बेकार में ड्रग्स लेने की क्या ज़रूरत थी। लैला मेरे पास आ जाती, मैं खुद गोली मार देता। उसने एक झटके से लैला को छोड़ा तो वो दूर जाकर बेड से ज़मीन पर गिरी थी। लैला, मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इसके बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और प्लीज़, अगर तुम्हें खुदकुशी करने का बहुत शौक है तो मेरे पास आओ। तुम्हें पता है मुझे इस तरह से मौत देने में बहुत मज़ा आता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया डेविल। मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम एक डॉन हो, एक कातिल हो, तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। न जाने लैला में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी कि वो बोल उठी। वो इसके पास ज़मीन पर आ बैठा था और एक झटके से उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा, तुम्हें वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। तड़प तड़प कर मरोगी। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं तो तुम्हें क्यों लेने दूँ। वो आंखों में आंसू लिए बोले थी, जानती हो लैला, जिंदा इंसान को ज़मीन के अंदर कैसा महसूस होता है। नहीं ना, मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में ज़मीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहाँ तुम्हें सांस नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सांसें रुकने लगेंगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मिट्टी फेंक रहा हूँ। तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज़ मुझे बचाओ, खोलो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। मेरी सांस रुक रही है। तुम्हें ज़मीन के अंदर दफन करके मैं जा चुका हूँ। वो बिल्कुल इसके करीब बैठा बता रहा था। वो बहुत गौर से सुन रही थी क्योंकि उसे पता था इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ जंगली कुत्ते किसी के जिस्म की खुशबू सूंघकर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगेंगे। इतने में वहाँ के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुँचेंगे। वो कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएंगे। डेविल, कि तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक आवाज़ें तुम्हें मज़ीद खौफज़दा कर देंगी। लैला ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखने चाहे थे लेकिन इससे पहले ही यारिम ने इसके हाथ थाम लिए। वो इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर घुर्राने लगेंगे। पूरा जंगल जंगली खौफनाक जानवरों की आवाज़ों से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांसें रुक रही होंगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज़ नहीं सुनना चाहोगी। कहीं वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें ज़मीन से निकाल कर चीर फाड़ ना दे। फिर ज़मीन के अंदर की मखलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रेंगने लगेंगे। प्लीज़ बस कर दो डेविल, लैला ने रोते हुए कहा था। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ से तुम्हारे जिस्म पर पहुँचे। बस बस प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊंगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके वो चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे यारिम ने उसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने रूह को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन स्पॉटेड्स की आने वाली 1000 नस्लें भी कांप उठेंगी। इसने सामने खड़े खिजर और शारिफ की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है लैला। इसने एक झटके से लैला को पीछे की तरफ छोड़ा था। इस सीने में दिल सिर्फ रूह के लिए धड़कता है, बाकी दुनिया के लिए मैं वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। जबकि बाहर बेंच पे बैठी मासूमा बुरी तरह से कांप रही थी। डेविल, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लैला ने ये सारा ड्रामा क्यों किया।
मुझे तो बस उसके अस्पताल आने के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकला तो खिज़र भी इसके पीछे आया, क्योंकि वो अपनी मौत वैसी नहीं चाहता था जैसे इसने लैला को इसकी मौत बताई थी। क्या आप लैला को वाकई वैसे ही मारने वाले हो? मासूमा ने पूछा। वो इससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, इससे दूर दूर ही रहती, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो उसे मज़ीद डर लगने लगा था। लेकिन खिज़र ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकल कर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो साथ चलती पूछने लगी थी, तुम्हारे बाबा को ऐसे ही मारा गया था? इन्हें भी जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया था? मैं नहीं जानता जिंदा इंसान ज़मीन के अंदर कैसा महसूस करता है, लम्हा लम्हा सांस रुकते हुए कैसा महसूस होता है। उस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में थे जब बाहर से जानवरों की ऐसी ही खतरनाक आवाज़ें आ रही थी। उन लोगों ने पहले तुम्हारे बाबा को ज़मीन के अंदर दफन करके उन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने उनकी लाश को ज़मीन के अंदर से निकाल कर। सिद्दीक इसके लिए अजीज़ था, वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे यकीन है तुम बहुत मजबूत लड़की हो। तो उसके सर पे हाथ रखता बाहर निकल गया, जबकि अपने बाप की बेबस मौत पर वो आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ गई थी। डेविल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आज, लेकिन फिर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ वसीम और राशिद का भी हल निकाल दो। वो लोग इस वीडियो को डिलीट करने पर राज़ी नहीं हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो किसी डेविल से नहीं डरते, तो चलो फिर इन्हें डराते हैं। मैं रूह के साथ एक पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसने जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं रूह को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। 2 टिकट्स का इंतज़ाम कर दो, लेकिन रूह के असल नाम पे। मैं तब तक अपने सारे काम निपटा डालूँगा। तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूँगा। डेविल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग है। क्या रूह ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ कर पाएगी? मेरा मतलब है तुम इस लड़की के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही पोजेसिव होते जा रहे हो। मुझे लगा था ये वक्ती एहसास है, लेकिन तुमने इससे शादी कर ली। लेकिन जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा, मेरा मतलब है कौन बताएगा उसे? यार, ने इसकी बात काटी। डेविल, ये छुपी हुई बात तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। अगर लैला नहीं तो कोई और सही। मैंने कहा ना, जो भी मुझसे मेरी रूह को अलग करने की कोशिश करेगा मैं इसकी रूह निकाल दूँगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे वसीम और राशिद से मिलना है। वो खिज़र से मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। वो खिज़र के साथ वसीम और राशिद के ठिकाने पर आया था। शारिफ आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। शारिफ का कहना था कि लैला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लैला को अपनी भाभी मान चुका था। लेकिन इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो डेविल के सामने भी ऐसा कहता, इसलिए शराफत से इनके साथ आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को पहले से बता रहा हूँ, अगर कत्ल करने का इरादा है तो मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैं इन गुनाहगार आंखों से कत्ल नहीं देख सकता। वो ये नहीं कह सकता था कि ऐसे ही डेविल के मारने के अंदाज से उसे डर लगता है, लेकिन डेविल की घूरी ने उसे अंदर आने पर मजबूर कर दिया। बाहर उनके आदमी अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। वो सीधे उनके ऑफिस आए और सामने की कुर्सियों पर बैठे। अगर तुम लोग फिर से इस वीडियो के लिए आए हो तो हम पहले ही बता चुके हैं तुम्हें कि वो वीडियो डिलीट नहीं होगा। जिस तरह से तुमने वासिक मलिक को मारा, इतना कमज़ोर हमें मत समझना। वसीम बैठते हुए बोला। अरे, हमने तो वीडियो का जिक्र भी नहीं किया। बैठो, हम आराम से बात करते हैं, खिज़र ने कहा। वैसे अगर तुम हमें नाइट सिटी वाला एरिया दे दो तो हो सकता है वो वीडियो डिलीट करने के बारे में हम सोचें। उसने नाइट सिटी एरिया का नाम लिया जो कि डेविल के कब्जे में था। मुझे मंजूर है, वो वीडियो डिलीट करो, डेविल ने कहा। वसीम ने फातिहाना नज़रों से राशिद की तरफ देखा। पहले इन पेपर्स पर साइन करो। वो सारी तैयारी किए बैठे थे। डेविल पेपर उठाकर देखने लगा। शारिफ, वसीम, राशिद का ऑफिस देखो कितना अच्छा है। खिज़र ने शारिफ को मुखातिब किया, जबकि वो सोच रहा था ये फजूल में क्यों बोल रहा है। इससे कई गुना ज़्यादा हमारा ऑफिस अच्छा है, क्योंकि वो साउंड प्रूफ है। शारिफ ने दिखलाना ज़रूरी समझा। इनका ऑफिस शारिफ ने खुद डिज़ाइन करवाया था और इस मामले में वो बिल्कुल औरतों जैसा था। वो अपनी चीज़ को नंबर 1 समझता। हमारा ऑफिस भी साउंड प्रूफ है, राशिद ने एक स्टाइल में कहा। थैंक यू, बस इतना ही जानना था। इसके साथ ही फुर्ती से टांग घुमाते शारिफ ने एक एक से राशिद को ज़मीन पर गिराया, जबकि दूसरे को खिज़र संभाल चुका था।
डेविल ये धोखा है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राशिद चिल्लाया। छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम लोग वीडियो डिलीट करना चाहोगे? और अगर तुम्हारा जवाब अब भी नहीं है तो इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा। डेविल उनके सामने बैठता हुआ बोला। नहीं, वो वीडियो हरगिज़ डिलीट नहीं होगा। वसीम चिल्लाया था। फाइन, अब मैं नहीं पूछूंगा, तुम वो डिलीट कर भी दो तो भी नहीं। डेविल ने अपनी जेब से एक ब्लेड का पैकेट निकाला, जिसे देखकर शारिफ का मुंह बन गया था। यार नहीं, हम वो एसिड क्यों लाए थे? शारिफ ने कहा। किस तरह से मरना पसंद करोगे वसीम? तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। डेविल ने इसके सामने दोनों चीज़ें की रखी थी, उनकी तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे डर जाऊंगा? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो वीडियो तो डिलीट कैसे करवाओगे? वसीम हंसा था। उसकी हंसी ने जल्दी पर तेल का काम किया। क्या डेविल ने इसका जबड़ा पकड़ा था और तेजाब की शीशी इसके मुंह में उंडेल दी। मुझे सीरियस मौजू पर हंसने वाले लोग जहर लगते हैं। वो इतनी ज़ोर से दौड़ा था कि साथ खड़ा राशिद कपकपाने लगा था, जबकि वसीम के चेहरे पर छाले फूटने लगे। इसकी सारी नसें गल चुकी थी। शारिफ से मजीद बर्दाश्त ना हुआ, उसे उबकाइयाँ आना शुरू हुई थी। वो राशिद को वहीं फेंकता वहाँ से बाहर की तरफ भागा। हाँ राशिद, तुम्हारे पास भी दो ऑप्शन हैं, तुम किस तरह से मरना चाहोगे? उसने वही दो चीज़ें भी इसके सामने की थी। राशिद ने बेबसी से खिजर की तरफ देखा, जो कह रहा था कि तेजाब से मरो, क्योंकि ब्लेड से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसने राशिद का जबड़ा पकड़ा। जब उसका फ़ोन बजने लगा, फ़ोन पर जब मगाता नाम देखकर इसके गाल पर डिम्पल नुमाया हुआ था। सारा गुस्सा जाग की तरह बैठा। उसने इशारे से खिजर को राशिद का मुंह बंद करने को कहा और खुद गहरा सांस लेकर फ़ोन अटेंड किया। हाँ जान, बहुत मिस कर रही हूँ मुझे, लहजे में दुनिया जहान की मोहब्बत समो कर बोला था वो। मिस नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ? रूह शर्माते हुए बोली। कुछ मत बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, हम साथ बाहर लंच करेंगे, तब तक तुम तैयार हो जाओ। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास होऊंगा, ठीक है? जल्दी आइएगा। ओके जान, मैं बस अभी पहुंचा। फ़ोन बंद करके जेब में रखते ही गाल पे डिम्पल गायब हो चुके थे। एहसान मानो मेरी बीवी का, जिसने तुम्हें जीने के लिए 2 पल और दे दिए। अब बताओ किस तरह से मरना पसंद करोगे? डेविल, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। वो रोते हुए इसके पैरों में गिरा। खिजर, मैं इस तरह के केसेस में ब्लेड इस्तेमाल करता हूँ। वो बख्शने के मूड में ना था। नहीं डेविल, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। वो रोते हुए बोल रहा था। तुम्हें उस शख्स का वास्ता जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे अपनों का वास्ता, खुदा के लिए मेरे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खिजर, इससे डिटेल लेकर सब कुछ डिलीट करवा दो। बस इतना कह के वो बाहर निकल गया, जबकि खिजर परेशान हो चुका था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मौत के मुंह से बच गया हो। डेविल की अदालत में ये लोग अक्सर मौत के घाट उतरते थे। जारी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।